हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्कैनफ फंक्शन। ये सीखेंगे कि स्कैनफ फंक्शन का काम क्या आता है और किस तरह से स्कैनफ को यूज़ करें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें स्कैनफ फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत क्या है। आइए देखिए, जब हम कोड बना रहे थे सबलाइन में, पिछली बार हमने जब कोड बनाया था, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, जैसे आपने s की वैल्यू यहाँ पे असाइन किया है 5, a का वैल्यू आपने असाइन किया है 9, आपने वैल्यू को कंपाइल टाइम असाइन कर दिया। क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरीके से वैल्यू असाइन होती है। देखिए, एक तो होता है कंपाइल टाइम वैल्यू असाइन करना। किस टाइम? कंपाइल टाइम वैल्यू असाइन इन वेरिएबल। अगर आप कंपाइल टाइम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको कैसे असाइन करेंगे? उसको असाइन करने के लिए बस आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए और वहां पे असाइन कर देंगे 5। ओके। एक होता है रन टाइम वैल्यू असाइन, रन टाइम वैल्यू असाइन इन वेरिएबल। तो रन टाइम वैल्यू असाइन करने के लिए आपको यूज करना यूज ऑफ स्कैनफ फंक्शन। ओके। अब स्कैनफ फंक्शन में सुनिए, स्कैनफ फंक्शन के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। स्कैनफ फंक्शन हैव सम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल्स फॉर वैल्यूज इनपुट। तो इसके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप लगाने के बाद में हर डबल कोट के अंदर पहले यहाँ पे आएगा आपका कंट्रोल स्ट्रिंग। क्या आएगा? कंट्रोल स्ट्रिंग आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस एड्रेस ऑफ वेरिएबल, किस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी है। ओके। तो ये इस तरह से यूज होगा। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज कीजिए आप x के अंदर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल स्ट्रिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे? कंट्रोल स्ट्रिंग को आपको मैंने बताया था, कंट्रोल स्ट्रिंग डिसाइड करने के लिए आपको पहले आपका डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा। आपका डेटा टाइप क्या है? जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इंटीजर ए, आपने एक वेरिएबल ले लिया y, और यहाँ पे आप y के अंदर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो इसको आप किस तरह से असाइन करेंगे? तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप लगाने के बाद यहाँ पे %d लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो y है, y का जो नेचर है वो किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे एड्रेस सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस सिंबल लगाने के बाद में आप यहाँ पे लगाएंगे y। एड्रेस सिंबल लगाने से पहले आपको कोमा लगाना जरूरी है। तो ये सिंटैक्स होता है कि स्कैनअप वैल्यू में किस तरह से वैल्यू इनपुट होती है। स्कैनअप फंक्शन किस तरह से वैल्यू इनपुट करेगा? देखिए, अभी मैं आपको एक नॉर्मल कोड दिखाऊं। सपोज कीजिए मैंने पे एक कोड बनाया इनपुट नाम का, इनपुट 1.c। यहाँ पे स्टूडियो वाइड में मेन फंक्शन बॉडी, इनके अंदर अगर आप यहाँ पे ए ले डिक्लेयर करते हो, ए को असाइन कर देते हैं आप किससे? 5 से असाइन कर देते हैं, और इसको आप प्रिंट कर देंगे यहाँ पे %d और a। और अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए आप वही कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर यूज करेंगे, cd कोड cd ऑनलाइन स्टडी, यहाँ पे आ जाएगा आपका जीसीसी, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट 1.c। उसके बाद ये प्रेस करके एंटर। तो अगर आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू वहाँ पे फिक्स हो गई है, इसको हम तरीके से बोल सकते हैं स्टैटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्टैटिक वैल्यू होगी। स्टैटिक यानी कि एक तरह से ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहे तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपने 7 कर दिया स्टैटिक टाइम, इसको स्टैटिक टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, स्टैटिक टाइम वैल्यू असाइन करने के लिए। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ और इसको रन करूँगा तो वहाँ पे वो 7 फिक्स हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी बार भी मैं प्रोग्राम को रन करूँ उतनी बार मैं उसकी वैल्यू हर बार चेंज कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यूज करना है स्कैनअप फंक्शन। तो कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे दूसरा कोड किया input.c हैश इंक्लूड, यहाँ पे हमने क्या किया? स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे void मेन फंक्शंस, और यहाँ पे बॉडी,
अब मैंने यहाँ पे इंट के अंदर यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे ए लिया। अब इसके बाद में अगर मुझे वैल्यू इनपुट करनी है तो मैं स्कैन अप लगाऊंगा और %d और यहाँ पे आएगा %a। ये पूरा एक एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा। ओके, उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको कंपाइल करें। तो कंपाइल करने के लिए वही यहाँ पे सबसे पहले आप GCC, आपके कोड का नाम क्या होगा, input.c। ओके, आपका कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। ए प्रेस करके एंटर करेंगे तो देखिए टेक्स्ट कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। ब्लिंकिंग का मतलब अब ये सॉरी यहाँ पे आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिए 9, लेकिन 9 प्रिंट नहीं हुआ क्या है। अगर आप 9 प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे a इक्वल्स टू यहाँ पे ओके, यहाँ पे %d कॉमा और यहाँ पे मैंने a को प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब इस कोड को दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। GCC, यहाँ पे आएगा आपका input.c। उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कर्सर ब्लिंकिंग करा। मैंने यहाँ पे 9 प्रेस कर दिया तो आपने a की वैल्यू क्या इनपुट करी, 9 की। आप इस कोड को दोबारा से रन करेंगे, फिर मैंने वैल्यू इनपुट करी तो यहाँ पे देखिए इस बार 6 हो गया। पिछले कोड में क्या था, पिछले कोड में ये था कि आप उसके अंदर क्या कर पा रहे थे, 1 मिनट, पिछले कोड में ये था कि इसमें वैल्यू फिक्स थी आपकी वहां पे। अगर आप इसको रन करेंगे, मान लो आप मैं इनपुट 1 को रन करता हूँ, इनपुट 1 को कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए वैल्यू वहां पे फिक्स है 7। अगर मैं वहां पे इनपुट डॉट टू सी को कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो अब आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है स्कैनअप फंक्शन का। तो स्कैनअप फंक्शन को हम किस किस कंट्रोल स्ट्रिंग में यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। अब वैल्यू आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे CLS कर दिया, अब मैंने यहाँ पे A प्रेस कर दिया, अब यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि आपको वैल्यू इनपुट करनी है कि नहीं करनी है। तो आप चाहो तो वहाँ पे एक मैसेज भी पास कर सकते हो। स्कैन अप से पहले आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो प्रिंट आउट एंटर एनी वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपने एक मैसेज पास कर दिया तो सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, फिर उसके बाद स्कैनअप फंक्शन चलेगा, फिर जैसे आप वैल्यू इनपुट कर दोगे स्कैनअप, उसको ये प्रिंट लाइन चल जाएगी। तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। GCC, यहाँ पे आ जाएगा आपका input.c। उसके बाद आपने ये प्रेस करा तो देखिए आप आ गया ना, एंटर एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू एंटर करें। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट करी है। यदि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, पहले आप कोड को सेव करेंगे। इनपुट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको string.c। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड, यहाँ पे स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट h वाइट मेन। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी लगाने के बाद में आपने क्या करें, यहाँ पे कैर के अंदर आपने यहाँ पे ले लिया क्या, इसके अंदर n, और यहाँ पे आपने साइज बना दिया 30। ओके, तो आप इसके अंदर आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, यहाँ नेम इनपुट कर सकते हैं। मैंने कह दिया एंटर एनी नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, स्कैनअप लगाया। स्कैनअप लगाने के बाद यहाँ %s कॉमा और यहाँ पे n आएगा। स्ट्रिंग में कभी भी % साइन नहीं आएगा। पिछले यदि आप कोड में देख रहे हो ये वाला आपको साइन लगाना पड़ा स्कैनअप में, ये हमेशा % साइन %s को छोड़ के d हो आपका, ओके, आपका f हो, आपका c हो, सब के अंदर लगेगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आप इसको नहीं लगाएंगे। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको बस इतना समझना है कि जब भी आप %s लगाएंगे तो उस वेरिएबल के अंदर, यानी कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल के अंदर % सिंबल का यूज नहीं करेंगे। ये जो सिंबल है इसको हम % साइन बोलते हैं या एड्रेस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, ये याद रखें। ओके, तो अब हम इस कोड को कंपाइल, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट अप, मान लो सपोज करो मैंने क्या करा, नेम प्रिंट किया है इक्वल्स टू, यहाँ पे %s आ जाएगा कॉमा, और आपकी वैल्यू किसके अंदर इनपुट हुई है, ये हुई है आपकी n के अंदर। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं। GCC, यहाँ पे आएगा आपका string.c। कोड कंपाइल हो चुका है, रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी मैंने गूगल एंटर किया है तो शायद गूगल प्रिंट हो किया जाएगा। ओके, या मैंने यहाँ पे नाम एंटर किया है जेम्स, तो देखिए जेम्स आ जाएगा। तो इसके अंदर का फंक्शन है कि जितनी बार भी कोड आप रन करेंगे उतनी बार आप नई टाइम वैल्यू एंटर कर सकते हैं, नई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया माइक्रोसॉफ्ट,
ओके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ओके आ गया, समझ आया। इसके बाद ये तो था आपका स्ट्रिंग। अगर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना है तो सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ पे कैर सी डॉट सी, ओके, इंक्लूड, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइड में बॉडी, देखिए जब भी आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एंटर करते हैं तो हमें उस वेरिएबल का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल का साइज यदि आपको इंक्रीज करना होता है तो हमें ये स्क्वायर ब्रेसेस लगाना है, और स्क्वायर ब्रेसेस के बाद आपको कितना साइज का एरे बनाना है, कितने इसकी मेमोरी लोकेशन बनानी है, वो नंबर आप यहाँ पे टाइप करें। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद मुझे ओनली सिंगल लेटर इनपुट करना है, तो सिंगल लेटर के लिए आपको कोई एरे साइज बनाने की जरूरत नहीं, आप केवल वेरिएबल नेम डिक्लेयर करके एंटर कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंटर एनी लेटर, आप यहाँ पे कोई भी एक सिंगल लेटर एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप लगाएंगे स्कैनअप, स्कैनअप के बाद आप आएगा यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग %C, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम एंटर कर रहा था, पर्टिकुलर नेम का मतलब एक कलेक्शंस ऑफ लेटर्स हो रहा था, कलेक्शंस ऑफ लेटर ही आपका क्या कहलाता है, एक स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक जी प्रेस करा, ये जी क्या है, जी अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर है। क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ओके। और सिंगल कैरेक्टर के लिए हमेशा %C होगा। अगर मैंने टाइप करा GWGL, अब यहाँ पे देखिए ये कलेक्शंस ऑफ लेटर हो गए, जब बहुत सारे लेटर आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का यूज करते हैं। अब जहां तक उम्मीद है आपको ये अब क्लियर हो गया, ओके। अगर आप देख रहे हैं कि गूगल के अंदर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे जो एरे साइज था आप यहाँ पे 6 भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जी प्रेस कर रहे हो तो जी अपने आप में एक सिंगल लेटर है, और एक लेटर आपका हमेशा वेरिएबल के अंदर एक टाइम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो वहां पे आपको एरे बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, %C यूज करेंगे, और मैंने कोड के अंदर यही यूज किया है। उसके बाद कॉमा और एम्परसेंड किस वेरिएबल के अंदर इनपुट करना है, आपको एन के अंदर करना है। अब इसके अंदर आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने %S के साथ तो एम्परसेंड ऑपरेटर यूज नहीं किया है, लेकिन आपने %C के साथ यूज किया है। इसका भी एक मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक रीजन है। फिलहाल अभी मैंने अभी आपको इतना बताया, केवल %S में नहीं लगाएंगे, %S को छोड़ के एम्परसेंड ऑपरेटर सब जगह यूज होगा, इतना समझ के चलना है। उसका रीजन अभी हमें आगे बता। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, यहाँ पे %C कॉमा और यहाँ पे एन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कंपाइल करना चाहते हैं, कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आपका GCC, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे कैर C.C, कंपाइल हो चुका है आपका कोड। इसको रन करने के लिए यहाँ पे ए प्रेस करके आप एंटर करेंगे, तो देखिए आपको एक लेटर मैंने एम प्रेस करा तो देखिए वो एम ही आ चुका है नीचे। फिर इसको मैं रन किया, मैंने इसको यहाँ पे अगर मान लो मैंने गूगल एंटर करा है तो वो केवल सिंगल लेटर ही उठाएगा, क्योंकि मैंने कैरेक्टर यूज किया, %C यूज किया है, ओके। अगर मान लो मैं नेम एंटर कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी हमें उठाएगा सिंगल लेटर। समझ आ गया। यदि आप नेम एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। जिस तरह से आपने N6 बनाया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में जैसे आपने क्या करा यहाँ पे n, आपने यहाँ पे इस तरह से एरे 6 बना दिया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 6 लोकेशन बनी डिफरेंट टाइप की। अब किस तरह से बनी लोकेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए इस तरह से वे लोकेशन बने, इस तरह से अलग अलग लोकेशन, 6 लोकेशन बनेंगे। और आपने क्या एंटर किया वहां पे, गूगल,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप गूगल इसके अंदर टाइप किया, आपने गूगल टाइप किया तो जी इस लोकेशन पे आ जाएगा, ओ इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर, ओके। फिर अगला ओ इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, फिर जी इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, फिर एल इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, फिर ई इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा। ओके, समझ आ गया। एक वेरिएबल अपने अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करता है। यदि आप उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये एरे बनाना पड़ेगा, और एरे बनाने से जितना भी आप नंबर दोगे तो उसके डिफरेंट लोकेशन बनती चली जाएगी इस टाइप से। ओके, समझ आ गया, ठीक है। तो अब आपको कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में डिफरेंस पता लग गया, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, यदि आप फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करना चाहते हो, रियल टाइप की वैल्यू इंटर करना चाहते हो, तो सेम वही होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लोट इनपुट डॉट सी, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट में बॉडी। ओके, आपने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट के अंदर आपने यहाँ पे ले लिया एफ, और उसके बाद में आप जरूरी नहीं एफ लें, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टी वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैंने कह दिया एंटर द वैल्यू ऑफ फ्लोट, एंटर द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप की वैल्यू आप एंटर कीजिए। स्कैन अप यहाँ पे आएगा परसेंट एफ कॉमा एम परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी। उसके बाद उसकी वैल्यू को इनपुट करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट अप, यहाँ पे परसेंट एफ कॉमा, यहाँ पे आप टी का यूज करेंगे। उसको कंपाइल करने के लिए दोबारा से यहाँ पे आप यहाँ पे जीसीसी, यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे फ्लोट इनपुट है ना, फ्लोट इनपुट डॉट सी। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कौन सी, अभी वेट कीजिए, मैंने डाल दिया 5.6.0, देखिए आपका 6.00 आ चुका है। ओके, पॉइंट में वैल्यू आ चुकी है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब हम फ्लोट को और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सॉरी स्कैनफ फंक्शन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या क्लियर किया स्कैनफ फंक्शन से, अब तक हमने क्या क्या सीखा स्कैनफ फंक्शन से। आज हमने ये सीखा फिलहाल कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं स्कैनफ से, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कैसे करते हैं, इस टाइप की वैल्यू कैसे करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं। ओके, उसके बाद अब हम सीखेंगे स्कैनफ फंक्शन से अगर हमें दो नंबर को सम करना है तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए मैं दो नंबर को सम करके दिखाता हूँ। सम इनपुट सम फंक्शन सम एफ डॉट सी, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे वॉइड मेन बॉडी। मैंने इंटीजर टाइप के अंदर यहाँ पे तीन वेरिएबल ले ली ए बी और सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर स्कैनफ, मैंने असाइन कर दिया परसेंट डी, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया किसके अंदर ए के अंदर। उसके बाद मैंने फिर प्रिंटफ यूज किया, फिर मैंने सेकंड नंबर असाइन कर दिया एंटर द सेकंड नंबर स्कैनफ, ये मैं असाइन कहाँ पे कर दूंगा परसेंट डी एम परसेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ओके, उसके बाद मैं कर सकता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं प्रिंट आउट कर सकता हूँ यहाँ पे परसेंट डी कॉमा सी। ओके, तो क्या हुआ देखिए, जब सबसे पहले ये वाली लाइन, एक चीज आज मैं थोड़ा सा एक टर्म बता देता हूँ, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर की। ओके, और ये क्या कहलाएंगे स्टेटमेंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर। ओके, और ये जो मैंने लगाया है ये आपको कमेंट सेक्शन, आपको मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, इसको हम कमेंट सेक्शन बोलते हैं। आप इसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह लिखना चाहते हो वो कमेंट लगा सकते हैं। ओके, कंपाइलर इन चीज़ों को इग्नोर करता है जो कमेंट सेक्शन में हम लगाते हैं। उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पे जीसीसी, यहाँ पे सम एफ डॉट सी, कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका। अब ये प्रेस करके हमने एंटर करा तो आपसे देखिए फर्स्ट नंबर पूछा, मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया।
उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 एंटर किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ चुका है। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या, फिर दोबारा मैंने कंपाइल किया, फिर मैंने यहाँ पे 3 असाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे 6 असाइन किया। जैसे आपने 3 इनपुट करा, वो 3 कहाँ पे असाइन हो गया, इस ए के अंदर। इसी तरह से मैंने ये 6 एंटर करा, ये कहाँ पे असाइन हो जाएगा, बी के अंदर। फिर ए और बी की वैल्यू ऐड होकर कहाँ पे असाइन हो जाएगी, सी के अंदर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ओके, तो स्कैनफ फंक्शन से आप कोई भी रन टाइम में वैल्यू इनपुट करके अच्छे से कोड इस तरह से बना सकते हैं। ओके, हम इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आज हमने स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि स्कैनफ से किस टाइप से वैल्यू इनपुट की जाती है और कितने डेटा टाइप की वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं विद कंट्रोल स्ट्रिंग। ओके व्यूअर्स, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूँगा। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।